हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हमारा व्याकरण में विषय है क्रिया। तो क्रिया को पढ़ने समझने के लिए कुछ यहाँ उदाहरण है, इन उदाहरणों से हम इसे समझेंगे। तो पहला वाक्य है, माँ खाना पकाती है। तो यहाँ पकाती है क्रिया है। गीता पढ़ रही है, पढ़ रही क्या है? क्रिया है। पानी गिर रहा है, बादल गरज रहे हैं, पिताजी कपड़े धो रहे हैं। तो इन वाक्यों में अगर हम ध्यान से देखें तो काम के होने की सूचना मिल रही है कि कोई काम, कोई कार्य हो रहा है। पहले वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? खाना पकाने की क्रिया हो रही है, पकाने का कार्य हो रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ने का कार्य हो रहा है। तीसरे वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। तो कौन सी क्रिया हो संपन्न हो रही है यहाँ? गरजने की। पानी गिर रहा है, तो कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? गिरने की। पिताजी कपड़े धो रहे हैं, तो यहाँ कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? धोने की। तो जिन शब्दों से या जिन पदों से ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या संपन्न हो रहा है, उन्हीं पदों को क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों या पदों से कार्य के होने की सूचना मिलती है या कार्य के होने का पता चलता है, उन्हीं पदों को क्रिया कहते हैं। तो आज का हमारा विषय क्रिया है। क्रिया जैसे पकाना, पढ़ना, गरजना, गिरना, धोना, ये सब क्रिया है। ठीक है, तो इस आधार पर क्रिया की क्या परिभाषा हुई कि जो पद कुछ होने का बोध कराते हैं, क्रिया या उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं या क्रिया पद कहते हैं। तो इस तरह से उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि जिन शब्दों या पदों से कार्य के होने का पता चलता है, उन्हें ही क्रिया कहते हैं। अब क्रिया तो हो गया रोना, हंसना, गाना, खेलना, पढ़ना, नहाना, घूमना, ये सभी कैसे शब्द हैं? क्रिया है। पर ये क्रिया शब्द बने कैसे? तो इनको भी हम समझ लें। अभी आपने पढ़ा है, हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि प्रत्यय में पढ़ा, उपसर्ग में पढ़ा कि क्रिया के मूल रूप में अगर प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्या कहलाता है क्रिया का मूल रूप? धातु। धातु है क्रिया का मूल रूप। मूल रूप से तात्पर्य, चलिए इसे भी समझते हैं। मूल रूप क्या होता है? जैसे रोना है, ठीक है, तो रोना में रो हो गया आपका मूल धातु, ठीक है। और इसमें जो जुड़ा था ना प्रत्यय, ये क्या है? प्रत्यय। तो ना प्रत्यय में जुड़ करके क्या बन गई थी क्रिया? रोना। ठीक है, ऐसे ही हिंदी के बहुत से शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, जैसे
इनकी मूल धातु हो गई। जैसे हंसना की हंस हो गई, पढ़ना की पढ़ हो गई, लिखना की लिख हो गई। और जब हम इन्हें संस्कृत के रूप में लिखते हैं तो इनमें हल चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ये याद होगा आपको। लिख हो गई, और भी कहाना है, और भी क्रियाएं हैं। दौड़ना की दौड़ हो गई, खाना की खा हो गई, बैठना की बैठ हो गई। ये सभी क्या है? क्रिया के मूल रूप हैं। ये सभी ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जो प्रत्यय से विहीन हो, जिसमें पीछे की ओर कोई प्रत्यय ना लगा हो। जैसे इन सब में यदि हमने ना लगा दिया तो क्या बन गया? हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, बैठना। और भी क्रियाएं हैं, इन सब में नाना आ जाएगा तो वो हो जाएगी क्रिया। पर जब हम क्रिया के मूल रूप की बात करेंगे तो जो बिना प्रत्यय के, बिना ना प्रत्यय के जो उनका रूप होगा वही हो जाएगा क्रिया का मूल रूप, या उसे क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को? धातु। तो इस तरह से आपने क्रिया समझी और क्रिया के मूल रूप को समझा कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया के रूप, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिया का प्रकार कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने रूपों में बांटा जाता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हुए, सकर्मक और अकर्मक। अब कर्म क्या होता है वाक्य में, इसकी कैसे पहचान करेंगे? और सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है? तो इसे हम वाक्यों से, उदाहरणों से समझेंगे। पहला उदाहरण है, मोहन फल खाता है। ठीक है, तो खाना क्या है? यहाँ क्रिया है। मोहन करता है तो वाक्य में क्या बचा? फल बचा। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर। ठीक है, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो गया? कर्म। और जब वाक्य में हमें कर्म मिलेगा तो वाक्य की क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। अगला है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह क्या हो गया? यहाँ कर्ता हो गया। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो क्रिया को कर्म, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो पुस्तक यहाँ क्या हो गई? कर्म हो गई। पुस्तक के आपने कुछ पन्ने पढ़े, है ना? तो पढ़ने की क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। तो इस तरह से क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक हो गई। और कर्म क्या हो गया वाक्य में? पुस्तक हो गया। अगला है, रमेश साइकिल चलाता है। तो वाक्य में रमेश क्या है? करता है। और चलाना क्रिया, चलाना है क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? साइकिल पर। साइकिल चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो इस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है साइकिल पर। तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया? साइकिल हो गई। तो जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म मिलता है वे, उन वाक्यों की क्रिया कैसी हो जाती है? सकर्मक। ठीक है, अब अकर्मक कैसे कहते हैं? अकर्मक से तात्पर्य है कर्म का ना होना। ठीक है, इसमें कर्म ना हो, यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं होगा। जैसे रीमा रोती है। क्या इस वाक्य में रोना क्रिया है? कर्ता रीमा है। क्या इसमें कहीं पर आपको कर्म मिल रहा है? नहीं। रोने का किसी अन्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। तो ये कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक, यानी कर्म नहीं है। अगला है, वह तैरती है। और वह क्या है? इसमें करता है। तो तैरने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किसी अन्य पे नहीं पड़ रहा है। तो ये क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक, क्योंकि वाक्य में कर्म है ही नहीं। स्वाति गिर गई। स्वाति गिर गई तो गिरने की क्रिया हुई, पर क्या कर्म है वाक्य में? नहीं।
यहाँ सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। तो इस तरह से कर्म नहीं है, तो जब वाक्य में हमें कर्म नहीं मिलेगा तो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक। अकर्मक बहुत सी क्रियाएं होती हैं, तो अकर्मक क्रियाओं को हम समझेंगे। जैसे अकर्मक में एक रोना, एक तैरना, गिरना, हंसना, हम स्वतः ही हंस देते हैं, है ना? क्या हंसने के लिए कोई कर्म होता है? वह हंस रही है, क्या इस वाक्य में कोई कर्म है? नहीं। तो ये क्रिया कैसी हो गई? हंसना हो गई। ठीक है। अब मैं कह रही हूँ वह पढ़ती है। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई कर्म नहीं है, पर वो कुछ तो पढ़ेगी। वो क्या पढ़ेगी? कोई किताब पढ़ेगी, कॉपी पढ़ेगी, अखबार पढ़ेगी, कोई मैगजीन पढ़ेगी, कुछ तो पढ़ेगी। तो इस तरह से पढ़ने की क्रिया क्या हो गई? वाक्य में प्रत्यक्ष रूप में कर्म नहीं दिया है, पर अप्रत्यक्ष रूप में कर्म मौजूद है, तो वो वाक्य कैसा हो गया? वो पढ़ती है, सकर्मक क्रिया उसमें हो गई और सकर्मक हो गया वो। तो यहाँ पर हंसना क्या? वह हंसती है। हंसने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कोई वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, तो क्रिया कैसी हो गई? हंसने की, अकर्मक हो गई। ऐसे ही रोती, हंसती, तैरती, लड़ती, टूटना, ये सभी हो जाएंगी अकर्मक क्रियाएं। अब कौन कौन सी क्रियाएं सकर्मक और होती हैं, कौन सी और अकर्मक क्रियाएं होती हैं, तो इनमें हम और समझ लेते हैं। सकर्मक क्रियाएं, पढ़ना हमने इस पर बात की। लिखना, लिखने के लिए भी हम कुछ लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, कोई उत्तर लिखेंगे, कुछ पत्र लिखेंगे, तो उसके लिए यानी ये सब क्या है? कर्म हो गया। वह पत्र लिखती है, वह कहानी लिखती है, तो लिखने की क्रिया में कहानी, पत्र, ये सब क्या हो गया? कर्म हो गया। तो यानी वाक्य में कर्म मौजूद है, तो इस तरह से लिखने की क्रिया कैसी हो जाती है? सकर्मक। खा, वह फल खाती है, वो समोसा खाती है, कुछ तो खा रही है, तो खाने के लिए उस कर्म मौजूद है। भले ही अगर मैं कहूँ कि वह खाती है, आप कहेंगे कर्म तो नहीं है वाक्य में, पर वो कुछ तो खा रही है, तो यानी कर्म अप्रत्यक्ष रूप से भी मौजूद है। तो ऐसी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी? सकर्मक। पी, वो कुछ तो पी रही है, पानी पी रही है, जूस पी रही है, दूध पी रही है, तो पीने की क्रिया बिना कर्म के पूरी नहीं होती, तो ये भी क्रिया कैसी है? सकर्मक। तोड़, तोड़ना, तो उससे बॉक्स टूट गया या उससे कुछ सामान टूट गया, तो सामान या कोई वस्तु टूट रही है, तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया? आपका क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक। जोड़, कुछ तो जोड़ेगी। ठीक है, वो ब्लॉक जोड़ रहा है या वो कोई टूटी हुई कुर्सी जोड़ रहा है, तो उसे कोई तो कर्म मिला जोड़ने के लिए, तो इस तरह से जोड़ने की भी क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक। जोड़ने में अंक भी जोड़े जा सकते हैं, तो अंक उस समय क्या हो गया? कर्म हो गया उसके लिए। फेंक, कुछ तो फेंकेगा या फेंकेगी, तो वो भी कर्म हो गया। तो इस क्रिया में भी जब कर्म है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये कैसी हो गई? सकर्मक। उठा, वह बूढ़ी दादी को उठाता है, यह वो मेज उठाता है, कुछ तो उठा रहा है, तो उठाने की क्रिया में कोई तो कर्म है, तो उठाने की क्रिया भी कैसी हो गई? सकर्मक हो गई। बेच, बेचने की क्रिया भी सकर्मक हुई, कुछ तो हम बेचेंगे, कोई स्टेशनरी हो गया, फल हो गया, खाने की कोई सामग्री हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, कुछ तो बेचा जा रहा है, तो बेचने की क्रिया के लिए कोई तो कर्म है, तो इस तरह से बेचने की क्रिया भी सकर्मक होती है। फिर है खरीद, खरीदना भी सकर्मक होगा, क्योंकि कोई तो वस्तु हम खरीदेंगे ही, तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। ले, लेना, मैंने मिठाई ली, तो मैंने क्या ली? मिठाई ली, तो मिठाई क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस तरह से लेने की क्रिया भी क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। दे, देने की क्रिया भी क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी।
तो इस तरह से ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सभी सकर्मक है। चलिए कुछ और अकर्मक क्रियाओं को भी हम जान लें। जागना, वह जाग गया। तो क्या उसके जागने का किसी पर फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, उस पर स्वयं पर फर्क पड़ा, ना कि किसी अन्य पर। तो इस तरह की क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? अकर्मक, यानी क्रिया के साथ कर्म मौजूद नहीं है। उठना, वह उठ गया। तो इस क्रिया के साथ क्या किसी कर्म की आवश्यकता हुई? नहीं। तो ये क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक। जा कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। वह जाता है, किसी कर्म की आवश्यकता है वाक्य में? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं है। तो इस तरह से जाना क्रिया, आना क्रिया, ये सब अकर्मक होती हैं। ऐसे ही बैठ, वह बैठता है या वह बैठ गया। तो बैठना भी अकर्मक हो गई, कर्म की आवश्यकता नहीं है। अकड़, वह अकड़ गया, वह तन गया, वह झुक गया। तो झुकना, अकड़ना, तनना, ये कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक है। फैलना भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे ही लेटना भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। मरना यानी मृत्यु हो जाना, ये भी क्रिया कैसी होती है? अकर्मक। जैसे किसी की भी हम कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई, तो वह मर गया। तो क्या इसमें किसी कर्म, इस वाक्य में कोई कर्म दिख रहा है या कर्म की आवश्यकता है? नहीं। ऐसी क्रियाएं अकर्मक होती हैं जिनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। तो इस तरह से कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक हमने जान लिया। अब सकर्मक के भी कितने भेद होते हैं इसे हम समझ लें। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यानी वाक्य में एक कर्म मौजूद होगा। तो उदाहरण देखते हैं इसका। राजेश पुस्तक पढ़ता है। राजेश पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। क्रिया क्या है? पढ़ना। और राजेश करता। ठीक है। तो पढ़ना क्रिया का कर्म क्या है? पुस्तक। और कितने कर्म मिल रहे हैं जब हम कह रहे हैं क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। जब हम प्रश्न में क्या करते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है कर्म के रूप में। तो कर्म क्या हो गया? पुस्तक हो गया। और कितने कर्म मिले हमें? एक। ठीक है। अब द्विकर्मक को अभी हमने एक कर्मक का उदाहरण डाला, राजेश पुस्तक पढ़ता है। इसको एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मीना रस्सी कूदती है। तो यहाँ कूदना क्रिया हो गई और रस्सी क्या हो गया? कर्म हो गया। और कितने कर्म हो गए वाक्य में? एक ही कर्म है। जैसे यहाँ तो जब वाक्य में एक कर्म मिलेगा तो वहां पर वाक्य की क्रिया कैसी हो जाएगी? एक कर्म। अब हम आते हैं द्विकर्मक क्रिया पर। तो द्विकर्मक क्रिया में शब्द से ही तात्पर्य इसका निकल रहा है। दो कर्म जब होंगे तो राजेश रमेश को पुस्तक देता है। एक और उदाहरण है, अध्यापक
छात्र को कहानी सुनाता है। तो इन वाक्यों में देखिए, राजेश रमेश को पुस्तक देता है। देता है क्या है? क्रिया है। राजेश क्या है? करता है। ठीक है। अब कर्म कितने हुए? एक कर्म क्या हो गया? रमेश हो गया। दूसरा कर्म क्या हो गया? पुस्तक। ठीक है। यानी देना क्रिया का किस किस पर प्रभाव पड़ रहा है? रमेश पर और पुस्तक पर। ठीक है। तो पहला कर्म ये हो गया और दूसरा कर्म ये हो गया। तो जब वाक्य में क्रिया के साथ दो दो कर्म होंगे तो वाक्य की क्रिया कैसी हो जाएगी? द्विकर्मक। इसको दूसरे उदाहरण से भी समझेंगे। अध्यापक छात्र को कहानी सुनाता है। तो अध्यापक कर्ता हो गया, सुनाना क्रिया हो गई। तो क्रिया कैसे संपन्न हो रही है? कर्म के ही द्वारा हो रही है। माफ कीजिएगा, क्रिया तो अध्यापक के द्वारा संपन्न हो रही है सुनाने की, पर कर्म क्या है? कर्म है छात्र को, और दूसरा कर्म क्या है? कहानी। अगर हम कहते हैं कि अध्यापक कहानी सुनाता है तो वाक्य में कितना कर्म होता? कहानी सिर्फ होता। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि छात्र को कहानी सुनाता है, तो छात्र भी यहाँ क्या हो गया? कर्म हो गया, और कहानी भी कर्म हो गया। तो इनको हम पहचानेंगे कैसे कि क्रिया द्विकर्मक है और एक कर्मक है। तो एक कर्मक के जो वाक्य होते हैं उसमें हम कर्म अगर जानेंगे तो वह क्या खाता है, क्या से उत्तर मिलेगा। पर द्विकर्मक में होगा क्या भी पूछा जा सकता है और किसको। ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें एक कर्मक में राजेश क्या पढ़ता है, तो प्रश्न क्या हो रहा है? क्या से निकल रहा है। तो यहाँ पर एक कर्म हो गया और कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं आया। मीना क्या कूदती है? रस्सी। तो क्या से आया? तो क्या से तात्पर्य है एक कर्मक है। पर यदि वाक्य में क्या और किसको दोनों आएगा, जैसे राजेश किसको क्या देता है, किसको क्या देता है, तो किसको भी आया है और क्या भी पूछा है। तो जब ये इस तरह के दोनों प्रश्न उठेंगे तो क्रिया कैसी होगी? उसमें द्विकर्मक होगी। कैसी होगी? द्विकर्मक होगी। यानी कर्म यहाँ क्या है? रमेश है और पुस्तक दोनों है। ऐसे अध्यापक छात्र को कहानी सुनाता है। अध्यापक क्या सुनाता है? कहानी। एक कर्म हो गया। किसको सुनाता है? छात्र को। तो जब वाक्य में कर्म पता करना हो तो जब उत्तर प्रश्न बनता है कि क्या किसको, तो कैसा हो जाएगा वो कर्म? द्विकर्मक हो जाएगा। यानी एक तो यहाँ इस वाक्य में क्या हुआ? छात्र कर्म हो गया और दूसरा कहानी हो गया। क्रिया है सुनाने की, तो सुनाने की क्रिया का कर्म क्या क्या है? छात्र और कहानी दोनों। तो इस तरह से वाक्य में जब क्रिया, वो भी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो कर्म जब हमें मिलेंगे वाक्य में, तो वाक्य की क्रिया हो जाएगी द्विकर्मक। तो कर्म के आधार पर भी सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में वाक्य में एक ही कर्म मिलेगा। ठीक है। जैसे राजेश पुस्तक पढ़ता है में पुस्तक, मीना रस्सी कूदती में रस्सी, सिर्फ एक एक कर्म मौजूद है। पर द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म मौजूद होंगे, दो कर्म हमें वाक्य में मिलेंगे। जैसे राजेश रमेश को पुस्तक देता है, तो रमेश और पुस्तक दोनों ही यहाँ कर्म हो गए। ऐसे ही अध्यापक छात्र को कहानी सुनाता है, तो अध्यापक कर्ता हो गया, तो कर्म क्या हो गया? छात्र और कहानी, दो कर्म हो गए। तो जब वाक्य में दो कर्म होंगे तो क्रिया कैसी हो जाएगी? द्विकर्मक हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं और मूल धातु क्या होती है और कर्म के आधार पर क्रिया